हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज ये 26 दिसंबर 2024 हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है कवर करेंगे। देखिए गाइस, कल 25 दिसंबर था, कल आपका एग्जाम नहीं था। क्लियर है। इससे पहले वाले जितने भी एग्जाम की पीडीएफ थी हमने एप्लीकेशन पर टेलीग्राम पर अपडेट कर दी है, तो टेलीग्राम पर भी हमने डायरेक्टली लिंक डाली है, जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको सेम चीज़ें जो है दोहराना है, यानी कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है ना। और यहाँ पर आपको व्यवस्थित रूप से सारी पीडीएफ अपडेट करवा दी गई है। क्लियर है। और गाइस, इस वीडियो में हम 100% ऑथेंटिक और 100% रियल क्वेश्चंस आपको कवर करवाते हैं, आपको बताइए। तो इसी वीडियो में भी हम आपको सेम 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस कवर करवाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखिएगा और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये वीडियो बेसिकली रहेगा। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वरदा आस्कर। वरदा आस्कर जो है, इनको पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। साल 2024 में स्केटिंग में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए वरदा आस्कर को पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वरदा को कराड़ सतारा में आयोजित एक विशेष समारोह में सम्मानित किया गया था। और मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की जो शुरुआत है भारत सरकार ने साल 2002 में की थी। आपको यह भी याद रखना है, अगर पूछे जाए कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की जो शुरुआत है कब हुई थी? 2002 में। ये पुरस्कार खेलों में आजीवन उपलब्धियों के लिए बेसिकली दिया जाता है और यह जो पुरस्कार है खेलों में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में ध्यानचंद की प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी शामिल है। तो ये चीजें इस पुरस्कार में दी जाती है। वही अगर अपन बात करें भारत का सर्वोच्च जो खेल सम्मान है खेल रत्न पुरस्कार की, तो साल 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो राष्ट्रीय मेजर ध्यानचंद जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है ये अलग है और ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये अलग है। ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, याद रखिएगा। तो ये जो है 2021 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और उन्होंने जो है 1926 से 1949 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला था। उनके शानदार गेंद नियंत्रण के लिए उन्हें ये जो है नाम मिला था और उन्होंने जो है 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे, जिसमें 1928, 1932 और 1936 का शामिल था। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आपको ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में आपका लगभग यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्लियर है गाइज। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको थोड़ी सी अपडेट दे दें। टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर निकल कर आ रहा है। ये जो स्पेशल ऑफर है गाइज, आप सभी के लिए काफ़ी हद तक आपका जो है काफ़ी कम प्राइस में आपको टेस्ट पास लेने में मदद करेगा। तो ये जो ऑफर है ये 28 से 31 दिसंबर के बीच में आपका मिलेगा आपको इस पर। तो 28 तारीख से ये लाइव हो जाएगी सेल, ग्रैंड फाइनल सेल बेसिकली ये है। और इसमें आपको टेक्स्ट बुक पर अब तक का सबसे बेस्ट डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का या फिर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम का या स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये टेस्ट पास आपको तैयारी करने में फुल मदद करेगा। आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो ये कूपन कोड है हमारे जो RSD है। इन कूपन कोड की मदद से आप सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको SSC GD, SSC CGL, SSC सिलेक्शन पोस्ट, इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम है जैसे कि RPF कांस्टेबल वगैरह है, इन सभी का फुल एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है, बिल्कुल आप अभी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। 28 से 31 तारीख के बीच में आप यहां पर डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के बीच में आप परचेस करें, बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट आपको इन कूपन कोड की मदद से यहां पर मिल जाएगा। सबसे कम प्राइस में आप यहां से परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल आप एक बार जरूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक के चेकआउट कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये पूछा गया है, UNDP का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNDP? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। UNDP का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है ना, इसका अर्थ है। क्लियर है। और ये जो है 170 देशों और क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए काम करता है। यह देशों को नीतियों, नेतृत्व कौशल, भागीदारी क्षमताओं और संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लचीलापन बनाने में मदद करता है। तो ये जो है 1949 में बनाए गए तकनीकी सहायता के संयुक्त राष्ट्र विस्तारित जो कार्यक्रम है और 1958 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष में विलय पर आधारित है। UNDP जैसा कि हम अब जानते हैं 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में।
तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2023 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो मेघालय का जो बर्निहाट है ये 2023 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर में आता है। तो मेघालय का बर्निहाट 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद में बिहार का बेगूसराय है और उत्तर प्रदेश का जो ग्रेटर नोएडा है इसका स्थान इसके बाद में आता है। तो साल 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में मेघालय का बर्निहाट, बिहार का बेगूसराय और उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि क्रिया है ना, CREA, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में मेघालय का जो बर्निहाट है ये पहले नंबर पर है। इसके बाद में बिहार का बेगूसराय दूसरे पर, उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा जो है तीसरे नंबर पर है। इस सूची में दिल्ली जो है ये 8वें नंबर पर रहा है। तो दिल्ली का क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में 18 बिहार के हैं और 8 हरियाणा के, साथ ही 8 राजस्थान के शहर शामिल है। इसके अलावा बात करें इंटरनेशनल लेवल पर तो स्विट्जरलैंड के संगठन IQ एयर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में ये शहर रहे हैं, जैसे कि बिहार का बेगूसराय भारत है ना, बेगूसराय भारत, गुवाहाटी जो है ये भी इसमें रहा है, दिल्ली, इसके अलावा मुल्लनपुर है ना कोलकाता, कराची जो कि पाकिस्तान में था ये, ढाका बांग्लादेश, लाहौर पाकिस्तान, ये सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में रहे हैं। तो इनमें पहले नंबर पर तो भारत है, भारत के जैसे बेगूसराय, गुवाहाटी असम का, दिल्ली और कोलकाता। इसके अलावा फिर पाकिस्तान का कराची आता है, बांग्लादेश का ढाका और पाकिस्तान का लाहौर भी इस सूची में शामिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में बांग्लादेश पहले स्थान पर रहा है, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर और भारत जो है तीसरे नंबर पर रहा है। वहीं दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। तो इस हिसाब से चीज़ों को थोड़ा सा देखिएगा आप, कैसे भी क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है, उल्टा सीधा घुमाकर। आप अगर कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस को बनाने में भी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने कब से ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए अपना जो आशय पत्र है ये सौंप दिया है। तो कब से जो है ये स्टार्ट होंगे, कब से होंगे ये, तो 2036 से होंगे। क्लियर है। भारत सरकार ने 2036 के, देखिए भारत सरकार ने कब के ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए अपना आशय पत्र सौंप दिया है। तो 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए अपना आशय पत्र जो है भारत सरकार ने सौंप दिया है। भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है IOC इसको आशय पत्र प्रस्तुत किया है। भारत सरकार ने 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए एक और कदम बढ़ा दिया है और अपना आशय पत्र जो है सौंप दिया है। तो भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2036 के प्रतिष्ठित ओलंपिक खेलों की मेजबानी की परिकल्पना को साकार करने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA इसने 1 अक्टूबर 2023 को IOC को यह इरादा पत्र सौंपा है, जो भारत के वैश्विक है ना खेल प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए चल रही कोशिशों का एक अहम हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन किसी ने इस तरह से हमें बताया है, फ्रॉम सीरिया की टोटल नंबर ऑफ मोदी जी द्वारा जो लॉन्च किया गया था, इस तरह से तो क्वेश्चन था। अगर एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस क्या पूछने जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि क्वेश्चंस क्या था क्या नहीं था, ये अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट है, वर्तमान में जो रेपो रेट है ये कितना है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले भी एक दिन पूछा जा चुका है। व्हाट इज द रेपो रेट एट प्रेजेंट, यानी वर्तमान में रेपो रेट कितना है। तो 6.50 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 6.50% है ना। तो 6.50%। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 7 जून 2024 को घोषणा की गई है ना, की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान जो रेपो रेट है ये 6.50% है, जो मौद्रिक नीति समिति MPC द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार रेपो रेट को अपरिवर्तित रखती है। और रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% अपरिवर्तित है। तो याद रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों का आपको पता होना चाहिए। रिवर्स रेपो रेट जो है ये कितना है 3.35 और रेपो रेट कितना है तो ये 6.50। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, शौर्य चक्र पुरस्कार किसे मिला है। अब एग्जैक्ट तो उन्होंने जिन्होंने भी क्वेश्चंस बताए उन्होंने इतना ही बताया है, एग्जैक्ट ईयर नहीं बताया है कि कौन से साल का पूछा है, 2024, 23, 22 का। तो जहां तक पॉसिबिलिटी है 2024 का कि पूछा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपके लेटेस्ट के बन रहे हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस लास्ट 5-6 मंथ के अंदर के बन रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन अभी का है ना। तो ये शौर्य चक्र पुरस्कार जो है किसे मिला है, बाकी आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। हम यहाँ पर लिस्ट आपको बताने जा रहे हैं।
देखिए, शौर्य चक्र भारत का तीसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है जो सशस्त्र बलों, पुलिस कर्मियों और नागरिकों को असाधारण साहस, वीरता के प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। क्लियर है। 2023 में शौर्य चक्र जो है इनसे सम्मानित व्यक्तियों की सूची आपको बता देते हैं। मेजर आदित्य भदौरिया, है ना, इनको दिया गया 2023 में शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैप्टन वरुण सिंह, कैप्टन युद्धवीर सिंह, कैप्टन राकेश टीआर नायक, जसबीर सिंह मरणोपरांत इनको दिया गया है। तो इन 5 लोगों को बेसिकली 2023 में शौर्य चक्र जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखिएगा, आई थिंक इन्हीं में से आपको ऑप्शन मिला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, धोखाधड़ी और बेईमानी के लिए अधिकतम जुर्माना कितना है? इस तरह से कोई क्वेश्चन था आपका। तो 7 साल की जेल इसमें होती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत देखिए धोखाधड़ी से रिलेटेड जो है ये 420 आपका आईपीसी की धारा 420 है ना, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो 420 के तहत धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के वितरण के अपराध से अधिकतम 7 साल की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। और इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करने पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 417 के तहत धोखाधड़ी करने पर 1 साल तक जेल या जुर्माना दोनों हो सकती है। ये भी आपका 417 भी है और आपका 420 भी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात करने पर 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो इस तरीके ये बेसिकली आईपीसी की धारा है, इनको भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन बताया है कि प्रेम भूषण, है ना, साहित्य में प्रेम भूषण, इस तरह से उन्होंने बताया इतना ही। तो एग्जैक्ट तो समझ में नहीं आता कि क्या क्वेश्चन था, फिर भी थोड़ी सी डिटेल अगर रिसर्च करी तो इस तरह की चीज़ें मिली है, आप देख लीजिएगा। बाकी हिंदी का ये लग रहा है जहाँ तक देखा जाए, और यहाँ पर हिंदी और जीके का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी हमें बताया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको जो चीज़ें बताइए वो बताएं। तो आप देख सकते हैं इस तरह का चीज़ें हमें बताइए। अगर आपका आया था तो बता दीजिएगा, नहीं आया था तो फिर आगे से कमेंट में कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि आया था या नहीं आया था। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस या नाभिक था, क्वेश्चन था एक, है ना। तो क्या है ये न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस या जो नाभिक है ये क्या है? तो कोशिका का एक अहम हिस्सा होता है ये न्यूक्लियस या नाभिक, कोशिका का एक अहम हिस्सा होता है। ये कोशिका के अंदर झिल्ली से घिरा एक अंग है जिसमें गुणसूत्र होते हैं। तो नाभिक को कोशिका का मस्तिष्क या नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। ये कोशिका के अंदर होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं इनको नियंत्रित करता है। नाभिक यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। नाभिक की झिल्ली में छिद्र होते हैं जिससे कुछ अणु नाभिक के अंदर और बाहर जा सकते हैं। तो नाभिक में परमाणु लिफाफा और परमाणु मैट्रिक्स जैसी संरचनाएं देखने को मिलती है। परमाणु लिफाफा दोहरी झिल्ली होती है जो पूरे नाभिक को घेरती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चालक बल EMF की SI जो इकाई है ये क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग फोर्स, EMF, है ना। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग फोर्स इसको कहा जाता है, EMF को। अगर कल से इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जाए तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसकी जो SI इकाई है विद्युत चालक बल की, ये हो जाएगा वोल्ट, है ना, वोल्ट V। विद्युत चालक बल EMF की जो SI इकाई है, SI इकाई ये वोल्ट है। वोल्ट विभवांतर की भी इकाई है। तो EMF प्रति आवेश ऊर्जा के अन्य मापों की तरह वोल्ट इकाई का इस्तेमाल करता है। वोल्ट प्रति कुलाम, है ना, कुलम्ब आवेश की SI इकाई 1 जूल ऊर्जा की SI इकाई के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाइयों में EMF को स्टेट वोल्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब स्टार्ट होती है ना। क्वेश्चन इस तरह से था कि जब बस जब स्टार्ट होती है ना, तो बस जब स्टार्ट होती है तो उसमें बैठा व्यक्ति आगे की तरफ जाता है या फिर पीछे की तरफ? तो पीछे की ओर जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीछे की ओर। जब बस जब स्टार्ट होती है तो उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बस अचानक चलती है तो उसमें बैठे व्यक्ति यात्री का निचला भाग जो है बस के साथ चलने लगता है। इस तरह से ये होती है। और देखिए यहाँ पर पैर है उसके, है ना, यहाँ पर सिर है उसका। तो यहाँ पर ये बस है मान लीजिएगा, तो यहाँ पर ये चलेंगी तो ये जो नीचे वाला पैर वाला हिस्सा है ये बस के साथ चलेगा और आगे वाला हिस्सा ऐसा पीछे जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें इसमें बेसिकली होती है, आपको पता ही होगा आई थिंक। वहीं यात्री के शरीर का जो ऊपरी भाग है ये विराम की जड़त्वता के कारण विराम की अवस्था में रहता है, रहने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये नीचे का जो हिस्सा है इधर जाएगा और ये यहीं पर भी रहेगा, तो भी व्यक्ति इस तरफ ही गिरेगा और इस वजह से यात्री पीछे की ओर गिरता है। त्वरण के कारण, त्वरण के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो त्वरण जो है क्या होता है? त्वरण वह दर है जिस पर वेग समय के साथ बदलता है।
गति और दिशा दोनों के संदर्भ में सीधी रेखा में गति करने वाला कोई बिंदु या वस्तु तब त्वरित होती है जब उसकी गति बढ़ती है या फिर धीमी होती है। तो त्वरण के बारे में आई थिंक आपने समझ लिया होगा, ये एक्सेलरेशन बेसिकली होता है। एक वृत्त पर गति तब भी त्वरित होती है जब गति स्थिर होती है, क्योंकि दिशा लगातार बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन विद्युत धारा के न्यूमेरिकल से पूछा गया था। इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से टी यानी कि समय में आवेश क्यू प्रवाहित होता है, तो धारा है ना, जिसको एम्पी आई से डिनोट किया जाता है, बराबर क्यू टी होगी, है ना। धारा क्या होगी, आई बराबर क्यू टी होगी। तो आवेश की ऐसा जो इकाई है, ऐसा इकाई ये कूलम्ब है, और विद्युत धारा का मापन कूलम्ब की प्रति सेकंड की इकाइयों में होता है, जिसे एम्पियर भी कहा जाता है। तो विद्युत धारा के स्रोत जैसे कि सेल, बैटरी आदि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बना है आपका कि बल की एसआई इकाई क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो न्यूटन हो जाएगा। बल की एसआई इकाई जो है न्यूटन है, और इसे इस तरह से समझा जा सकता है, न्यूटन अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली एसआई बल की इकाई है। तो यह जो है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी वहाँ बल जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड की गति से त्वरित करता है। तो इस इकाई का जो नाम है आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया, न्यूटन नाम इसको दिया गया। नेक्स्ट का क्वेश्चन है हमारा, खेल से जुड़े कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो कि एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाए हैं, बट कुछ क्वेश्चंस हम आपको कवर करवा दे रहे हैं जो कि लेटेस्ट वाला करंट अफेयर है, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि खेलो इंडिया योजना है ना, इसके तहत 1250 खेलो इंडिया केंद्रों को मंजूरी दी गई है। तो खेलो इंडिया योजना के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्रों को मंजूरी दी गई है, तो 1250 खेलो इंडिया केंद्रों को मंजूरी दी गई है। भारत ने आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता है। भारत के स्टार ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा, इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके अलावा डी गुकेश जो है ये विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इनसे तो ऑलरेडी क्वेश्चन अभी कल ही आपका बना था 24 दिसंबर को, दीप्ति जीवनजी से रिलेटेड। तो गाइस दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा से भी कल क्वेश्चन आपका बना था, नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता है। केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीता है। तो ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट वाले, है ना, इनको आपको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चंस आपके 2-3 तो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क के बारे में, क्वेश्चन आपका बना था। तो मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो 3 प्रमुख पार्ट हैं मस्तिष्क के, याद रखिएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग है ये सेरिब्रम है। मस्तिष्क के कुछ और भी भाग है जैसे कि सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क की स्मृति क्षमता कितनी होती है ना, तो औसत वयस्क के मस्तिष्क में अरबों बाइट्स की सूचना संग्रहित हो सकती है, आप याद रखिएगा, है ना। अरबों बाइट्स, आप माफ कीजिएगा खरबों बाइट्स, है ना। तो आप समझ सकते हैं कितनी स्मृति मेमोरी है ना, मस्तिष्क की मेमोरी कितनी है, मेमोरी लिमिट या स्मृति क्षमता। तो खरबों बाइट्स की सूचना जो है इसमें संग्रहित हो सकती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी इकाइयां समान है ना। तो यहां पर कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आपको दिए रखे थे। कार्य और बल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्क एंड एनर्जी, है ना। कार्य और ऊर्जा की जो इकाइयां है ये समान होती हैं, दोनों की इकाई जूल होती है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के मुताबिक किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी ऊर्जा के में बदलाव के बराबर होती है। तो किए गए कार्य की मात्रा और इस्तेमाल किए गए ऊर्जा की मात्रा बराबर होती है। जूल कार्य समेत सभी तरह की ऊर्जा के लिए ऐसा इकाई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक कोशिकीय जीव किस प्रकार से विभाजित होता है ना। तो द्विविभाजन यानी कोशिका विभाजन के माध्यम से एक कोशिकीय जो जीव है ये विभाजित होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव द्विविभाजन यानी कोशिका विभाजन के जरिए अलैंगिक प्रजनन करते हैं, और इस प्रक्रिया में कोशिका 2 समान भागों में विभाजित हो जाती है। ये कोशिका विभाजन की एक आम प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन पहले से मौजूद कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण करने की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन के 2 मुख्य प्रकार है, एक समसूत्री विभाजन और एक है अर्धसूत्री विभाजन। आपने पढ़ा होगा, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका 2 संतति जो कोशिकाएं इनमें विभाजित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव के पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो आप बताइएगा यहां से क्या क्वेश्चन था, है ना। देखिए, मानव पाचन तंत्र भोजन को छोड़कर ऊर्जा मुक्त करने में मदद करने वाली एक अहम शारीरिक प्रणाली है। पाचन तंत्र में मुंह, ग्रसनी, भोजन नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय और गुदा शामिल है। तो पाचन तंत्र के कई सहायक अंग भी होते हैं जैसे कि लार ग्रंथियां, पित्ताशय और अग्नाशय, इनको आप याद रखिएगा। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, अंतःग्रहण, पाचन, स्त्राव, अवशोषण और उत्सर्जन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है ये विखंडन से बना है। 8 क्वेश्चंस बता रहे थे, लगभग 8 क्वेश्चन सीधे सीधे विखंडन से बने हैं। तो विखंडन का मतलब क्या है? किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ये विखंडन कहलाता है ना। जीव विज्ञान में विखंडन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। विखंडन दो तरह का होता है, एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। तो विखंडन से दो भाग बनते हैं, बहुविखंडन के कई भाग बनते हैं, है ना। विखंडन के जरिए बने गए जीव जो है माता पिता के समान होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि किसके जरिए बने जीव जो है माता पिता के समान होते हैं। तो माता पिता के समान जो जीव होते हैं ये विखंडन के जरिए बने जो जीव होते हैं वो होते हैं। अगला क्वेश्चन है बीजाणु से बना था, बीजाणु समासंग से रिलेटेड था क्वेश्चन आपका। बीजाणु समासंग अलैंगिक जनन की एक विधि है। इसमें उत्पादक सैकड़ों छोटे जीवों का इस्तेमाल करता है, उत्पादन करता है और नए जीवों से में बढ़ सकते हैं। ये बैक्टीरिया, कवक और अन्य जो गैर फूल पौधे हैं इनमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर से आपका बना है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग अपचायक एजेंट के रूप में सही जो है रूप से नहीं किया जा सकता है। तो ब्लीचिंग पाउडर एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट है। इसमें मौजूद कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 तनु अम्ल की थोड़ी मात्रा में नवजात ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीकरण और विजनन एजेंट के रूप में काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन से रिलेटेड है क्वेश्चन आपका। तो कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर का वृद्धि और विकास होता है और क्रिया के फलस्वरूप ही गांव बढ़ते हैं। प्रजनन और क्रम विकास के लिए भी कोशिका विभाजन की क्रिया आवश्यक है। लैंगिक प्रजनन करने वाले प्रत्येक प्राणी अपना जीवन जो है कोशिका अवस्था से ही आरंभ करता है। तो ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। कोशिका विभाजन कोशिकाओं से नई कोशिकाओं के बनने की एक प्रक्रिया है और यह जीवन के लिए जरूरी प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका अपने DNA और कोशिका जो सामग्री है इसको नई कोशिकाओं में बेसिकली बांटती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्लांट किंगडम से रिलेटेड था आपका क्वेश्चन। प्लांट किंगडम में शामिल सभी जो जीव है बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक होते हैं। प्लांट किंगडम में जो जीव होते हैं इनमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान ऐसा इकाइयां हैं? तो कार्य और ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कार्य और ऊर्जा जो है इनकी मानक इकाई जूल है। दाब की ऐसा इकाई क्या है? पास्कल हो जाएगी, जिससे क्वेश्चन ऑलरेडी आपका बन चुका है। कल 2 बार ये पूछा गया था, रिपीट हुआ था 24 तारीख को, है ना। बल की ऐसा इकाई क्या है? न्यूटन है, जो कि अभी हाल ही में बताया आपको। संवेग की ऐसा इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बनाए अगर वोल्टेज को स्थिर रखा जाए और प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा जो है कितनी हो जाएगी? तो धारा जो है दोगुनी हो जाएगी, याद रखिएगा। अगर वोल्टेज को स्थिर रखा जाए, प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा दोगुनी हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओम के नियम के मुताबिक धारा वोल्टेज के समानुपाती और प्रतिरोध के विरुद्ध क्रमानुपाती होती है, यानी जब प्रतिरोध कम होता है तो धारा ज्यादा होती है। इस तरह की ये चीजें हैं। बाकी ये कुछ क्वेश्चंस और भी है ना, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सेम टू सेम RPF SI का इस तरह से बता रहे थे वो। और 143 का डिफरेंस करके था नंबर एनोलॉजी में, 7 सर्कल वाला था। इस तरह से ये बता रहे हैं क्वेश्चंस, आप देख लीजिएगा। इस तरह की चीजें ये बताइए। तो जितने भी क्वेश्चंस थे लगभग पूरे हमने बताने की यहाँ पर कोशिश की। अगर आप 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम था और आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमें जरूर से क्वेश्चन सेंड करिएगा। ये नंबर हम आपको बताए दे रहे हैं 7999087885, है ना। इन पर या टेलीग्राम पर भी हमने नंबर डाल दिए, डायरेक्टली आप वहां पर जाकर हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं ताकि हम आपको 2nd शिफ्ट का और 3rd शिफ्ट का जल्द से जल्द एनालिसिस दे पाए। क्लियर है गाइस? और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए अभी जो है टेक्स्ट बुक की तरफ से काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर आपके लिए निकल कर आ रहा है। ये जो स्पेशल ऑफर है आपके लिए एंड ऑफ ईयर सेल के फॉर्मेट में आ रहा है। तो ग्रैंड फाइनल सेल है, ये साल के लास्ट सेल है और ये जो है 28 तारीख से 31 तारीख के बीच में आपके लिए रहेगी, है ना। तो इसके बीच में आप जरूर से पास प्रो परचेस कर लीजिएगा। अगर 1 साल का कर रहे हैं तो ठीक है, अगर 2 साल का करेंगे तो और भी किफायती प्राइस यानी सबसे कम प्राइस में आपको इस कूपन कोड की मदद से ये मिल जाएगा, RSD कूपन कोड की मदद से। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और जब सेल लाइव हो तब भी हम आपको बता देंगे। आप इस ऑफर को अपने हाथ से ना निकलने दें, क्योंकि इसमें आपको पूरे साल तक SSC, रेलवे और ऑल स्टेट की एग्जाम का सारा एक्सेस मिल जाता है ना। तो इससे बेस्ट आपके लिए कहीं भी कोई भी नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर भी विजिट आप कर सकते हैं और ये कूपन कोड आपको डालना है, तभी आपको सबसे बेस्ट डिस्काउंट यहाँ पर मिल पाएगा।
क्लियर है। ये कुछ और भी हमारे टेस्ट सीरीज है, जैसे कि अभी आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम है आपकी, और इसमें काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो इसको भी जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस में ही दोनों टेस्ट सीरीज आपकी, ये वाली और ये वाली आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससीडीटी की, ये एमपीएसआई के लिए स्पेशल है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। ये चीज़ें हैं गाइज आपके लिए, हमने जो कि ऑलरेडी आपको बताई दी है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।